हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स पावर चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग आरसीसी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो प्री स्ट्रेस है वो देखने जा रहे हैं। आप लोग आराम से पहले वीडियो को देखेंगे। ठीक है, मैं नोट्स का अलग से जो है वीडियो मतलब इसी में प्रोवाइड कर दूंगा। अभी इस पे कॉन्सेप्ट बस देखते जाएंगे। प्री स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वर्ड से समझिए कि प्री मतलब होता है पहले और स्ट्रेस मतलब लोड अपॉन एरिया। तो आपको जो है पहले लोड लगाना है। किसके पहले लोड लगाना है? तो एक्सटर्नल लोड के आने से पहले यहाँ पे लोड लगाना है। कहाँ पे लोड लगाना है? बीम पे। इस तरह का प्री स्ट्रेस कंक्रीट वाला बीम बनाएंगे हम लोग। और क्या करेंगे, इस पे एक्सटर्नल लोड अभी आया नहीं है, उससे पहले एक लोड हम लोग लगाएंगे पी अमाउंट का लोड लगाएंगे। इसी को प्री स्ट्रेसिंग फोर्स कहेंगे। यहाँ न्यूट्रल एक्सिस है, मान लीजिए आप न्यूट्रल एक्सिस पे भी लगा सकते हैं, न्यूट्रल एक्सिस से कुछ इसेंट्रिसिटी पे भी लगा सकते हैं। तो इसको हम लोग प्री स्ट्रेस फोर्स कहेंगे। अभी पहले पी लगाए हैं, ठीक है, टी बराबर 0 पर पी लगा दिए और टी बराबर टी डैश पे हम लोग यहाँ पे अब डब्लू आएगा। आया समझ में कि लोड के लगने से पहले यहाँ पे पी लगता है, इसलिए इस चैप्टर का नाम प्री स्ट्रेस है। अब क्या होता है, पी क्यों लगाते हैं पहले वो समझिए। इसको समझने के लिए आपको एक बहुत बेसिक चीज़ समझना पड़ेगा। और वो आप लोग जानते हैं, सब चीज़ समझते हैं। वो क्या है कि आप अपने साइकिल का जब टायर देखते हैं, गोल नहीं बन पाया फिर भी एज्यूम करेंगे कि साइकिल का व्हील है, इसमें आप देखते हैं कि स्पोक्स लगे होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्पोक्स लगा हुआ होता है। कुछ इस तरह का स्पोक्स लगा होता है, बहुत सारा स्पोक रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, ये सारा स्पोक जो होता है उसको हम लोग यहाँ से इसमें यहाँ अटैच कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक नट टाइप का होता है, यहाँ पे लगा के और उसको घुमा के टाइट कर देते हैं। इसको अगर कभी साइकिल के दुकान पे गए होंगे तो देखे होंगे, इसको एक मशीन रहता है उसमें फंसा के और उसके बाद इसको घुमा घुमा के टाइट करते हैं। बल्कि ये लूज रहेगा पहले, तो इसको टाइट कर देंगे। ठीक, सारे सारे उसको जो हम लोग करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको टाइट करके इसमें टेंशन जनरेट कर देते हैं। इसमें क्या कर देते हैं, टेंशन। ये आपको आरसीसी में नहीं है, बट कॉन्सेप्ट आरसीसी में कहाँ से चुराया गया है वो देखिए। तो इसको क्या करते थे हम लोग कि स्ट्रेस जो है इसमें टेंशन वाला जनरेट कर दिए। अब जब इस पे मान के चलिए कि सीट लगा हुआ है ये, अब जब इस पे कोई आप लोग बैठेंगे तो इस पे बैठने के बाद क्या कर रहे हैं, इसको कंप्रेस कर रहे हैं। यानी कि बाहर से इसको कौन सा कंप्रेस, बाहर से इसको नेचर मिल रहा है कंप्रेशन का। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग जानते थे कि ऊपर से जो आने वाला लोड है इस पे, वो किसी समय पे जब साइकिल बन के तैयार हो जाएगा तो कंप्रेसिव नेचर का लोड आने वाला है। तो इसको हुप टेंशन या हुप कंप्रेशन, हुप के फॉर्म में है तो इसको हुप टेंशन बोला गया था। ठीक है, प्री स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट यहीं से लिया गया था। तो इसको आप ये कर सकते हैं कि हम लोग को ये पता था कि ये जो रेड से मैंने रिप्रेजेंट किया है, जो कंप्रेशन लोड आपके वेट के द्वारा आने वाला है, ये हम लोग को ऑलरेडी पता था कि ये फ्यूचर में आएगा। उससे पहले हमने इसके स्पोक्स को क्या किया, टाइट करके टेंशन दे दिया, ताकि ये इसका नेचर है कंप्रेसिव और इसका नेचर है टेंसाइल। दोनों का नेचर अपोजिट होगा तभी तो एक दूसरे को रोकेगा। तो इसीलिए इसको हम लोग प्री स्ट्रेस कहते हैं कि एक्सटर्नल लोड आने से पहले हम लोग इसमें क्या लोड लगा रहे हैं, ताकि एक्सटर्नल लोड आने वाले को क्या कर दे, ये काउंटरएक्ट कर दे। ठीक है, तो इस यही सेम कॉन्सेप्ट जो है वो कंक्रीट में बीम में लगाया गया। क्या लगाया गया कि जैसे अगर मान के चलिए कि ये आरसीसी में हम लोग पढ़ते थे सिंपली सपोर्टेड बीम का केस। ये सिंपली सपोर्टेड बीम नॉर्मल, अगर आप सोम भी पढ़े होंगे इतना तो पता होगा। इस पर जब लोड आएगा डब्ल्यू अमाउंट का, जब इस पे लोड डब्ल्यू अमाउंट का लोड आएगा तो इस पे इसमें क्या होगा, इस बीम में डिफ्लेक्शन कुछ इस तरह का आएगा। इस बीम में कुछ डिफ्लेक्शन आएगा इस तरह का, इस बीम में कुछ इस तरह का डिफ्लेक्शन आएगा। ये जो डिफ्लेक्शन आया है, ये जो डिफ्लेक्शन आया है, ये इस डब्लू लोड के वजह से। तो डब्लू लोड के वजह से क्या है, इतना, ये मान के चलिए कि इतना अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन है। ये अमाउंट है किसका, डिफ्लेक्शन का। तो इस डिफ्लेक्शन को कम करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये देखिए ये डब्लू के वजह से ये बीम ऐसे मुड़ रहा है, ये बीम जो है ऐसे ये ऐसे मुड़ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं, मतलब कि इस पे डब्लू के वजह से मोमेंट एक आ रहा है एम का, वो इस तरह का लग रहा है, इस तरह का वो मोमेंट लग रहा है। तो अगर हम कुछ ऐसा करें इसमें कि इसके अपोजिट नेचर का मूवमेंट लग जाए, यानी कि इसको अगर हम ऐसे कर दें तो ये सीधा हो जाएगा, तो डिफ्लेक्शन जो है या तो जीरो हो जाएगा या खत्म हो जाएगा या बिल्कुल मतलब मिनिमम हो जाएगा।
तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग सीजी के नीचे अगर हम लोग प्री स्ट्रेस का फोर्स लगा दें पी, अब ये फोर्स कैसे लगाते हैं ये बाद में समझेंगे। अगर हम लोग ये पी स्ट्रेस का फोर्स लगा दें तो अब देखिए क्योंकि इसेंट्रिसिटी नीचे है, तो इसेंट्रिसिटी नीचे है तो याद कि सोचिए कि पी के द्वारा जो मूवमेंट डेवलप होगा क्या वो इसके अपोजिट नेचर का होगा कि नहीं। पी अगर ई इसेंट्रिसिटी है तो पी इंटू ई का इसेंट्रिसिटी यहाँ पे आने लगेगा। अभी लिखना कुछ नहीं है, बस समझते चलिए। तो पी इंटू ई का इसेंट्रिसिटी क्या है, इस तरह से आ रहा है। तो इस एम का इफेक्ट ये पी इंटू ई जो है वो नेग्लेक्ट कर रहा है कि नहीं, पूरा का पूरा बैलेंस नहीं कर पाएगा। लेकिन अब अगर प्री स्ट्रेस लगा हुआ है, ये था क्या, ये है ड्यू टू डब्लू के कारण इस तरह का बेंडिंग हमको देखने को मिला था। और पीई के कारण कैसा हो जाएगा, पी के कारण तो उल्टा बनेगा। उल्टा किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, उल्टा तो हमारा इस तरह से बन जाएगा, उल्टा इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो देखिए जब ये फोटो और ये फोटो दोनों फोटो जब कंबाइन कीजिएगा तो एक नेट फोटो बनेगा। ये कि क्यों है, ड्यू टू पी इंटू ई, ये प्री स्ट्रेस फोर्स के कारण है और ये डब्ल्यू के कारण, दोनों के कारण जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चाहिए, इसका डिफ्लेक्शन कर्व इसको बोल लीजिए। तो ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है बीम का, ये एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट है कि नहीं। अब दोनों, अब क्योंकि हमको तो ये प्री स्ट्रेस फोर्स भी देना है और डब्ल्यू आना है, सब चीज़ देंगे हमको, ये साइकिल का स्पोक को टाइट भी करना है और ऊपर से आदमी को बैठाना भी है, दोनों काम करना है। तो एक नेट वाला डायग्राम बनेगा। तो एक नेट वाला डायग्राम जब इस दोनों को कंबाइंड करेंगे तो इस दोनों को कंबाइन करके मान के चलिए कि नेट वाला डायग्राम कैसे बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा। क्योंकि डब्लू का इफेक्ट ज़्यादा रहेगा ना, तो इसलिए डब्लू की तरह ज़्यादा दिखना चाहिए। तो डब्लू की तरह ज़्यादा दिखेगा तो इसमें जो ये डिफ्लेक्शन होने वाला था, ये डेल्टा एफ बोल देते हैं इसको डेल्टा आई बोल देते हैं। तो क्लियरली आपको दिख रहा है क्या कि फाइनल डिफ्लेक्शन जो है वो इनिशियल डिफ्लेक्शन से क्या है, छोटा है। तो कम डिफ्लेक्शन हो बीम का कम डिफ्लेक्शन हो, इसलिए हम लोग प्री स्ट्रेसिंग किए। प्री स्ट्रेसिंग करने का कारण आपको कोई एक जानना है, लेकिन इसके अंदर छुपा हुआ बहुत कारण है। प्री स्ट्रेस कोई एक कारण के लिए नहीं करते हैं, सब बहुत कारण है जो कि इनहेरिट है इसमें। ठीक है, इसके अंदर छुपा हुआ है बहुत सारा कारण। जैसे पहला कारण तो ये कि बीम का ओवरऑल डिफ्लेक्शन आपको जो है कम मिलेगा, फाइनल वाला जो डिफ्लेक्शन है वो कम मिल रहा है। दूसरा चीज क्या मिलेगा आपको, वो देखिए। अगर आरसीसी बीम था, अगर मान के चलिए ये जो है वो आरसीसी बीम था, ये कौन सा बीम था, आरसीसी बीम। मान लीजिए यूडीएल एक्ट कर रहा है, ये सिंपली सपोर्टेड है। तो इसका जब क्रॉस सेक्शन मतलब साइड व्यू जब किसी बीम का सामने से देखेंगे तो ये रेक्टेंगुलर है। ठीक है, ये सामने से देखें रेक्टेंगुलर है। तो इतना आप लोग को अभी तक आरसीसी पढ़ते पढ़ते पता चल गया होगा कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का एरिया जो होता है, यहाँ क्या है, यहाँ हम लोग यहाँ टेंडेंस लगा देते हैं, स्टील का रॉड लगा देते हैं, FE 250, FE 415, FE 500 ऐसा कुछ लगाते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिए। अब क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो है वो टेंशन लेने का काम तो स्टील कर रहा है, टेंशन लेने का काम स्टील कर रहा है, लेकिन ऊपर तो स्टील नहीं है, इसलिए कंप्रेशन लेने का काम कौन कर रहा है, कंक्रीट कर रहा है। तो ऊपर कंप्रेशन है, नीचे टेंशन है, तो ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन। कंप्रेशन लेने का काम न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला एरिया का था, नीचे वाला एरिया भी कंप्रेशन लेगा। ठीक है, नीचे वाला एरिया भी कंप्रेशन, नीचे दरअसल आता है टेंसाइल लोड। देखिए नीचे इसका ये बेंडिंग मोमेंट था, ये देखिए ये लेंथ यहाँ बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे टेंशन आ रहा है, यहाँ पे लेंथ कम रहा है, यानी कि यहाँ पे कंप्रेशन आ रहा है। तो ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन है। लेकिन कंक्रीट हमारा, कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होता है, 8 से 10% ही होता है कंप्रेशन स्ट्रेंथ के। तो कंप्रेशन ये कंक्रीट जो है वो टेंशन कुछ ना कुछ लेता है, 8 से 10% लेता है, लेकिन उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसलिए नीचे हम लोग ये मान के चलते हैं कि नीचे कोई भी एरिया नहीं है, तो इसको इनइफेक्टिव एरिया हम लोग बोल देते हैं। ये मैंने भी खुद भी बताया हुआ है अपने इस चैनल पे। तो इसको इनइफेक्टिव एरिया बोल देते हैं, यानी कि इसमें एरिया नहीं है, यानी कि इसका पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन तो यूटिलाइज नहीं हो रहा है आरसीसी बीम के केस में। लेकिन यही अगर हम प्री स्ट्रेस करते हैं, प्री स्ट्रेस अगर अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या किए हैं, प्री स्ट्रेस में क्या किए, प्री स्ट्रेस में हम लोग यहाँ देखिए न्यूट्रल एक्सिस के नीचे भी कंप्रेशन फोर्स लगा रहे हैं पी का।
मतलब ऊपर तो कंप्रेशन आ ही रहा था, ऊपर तो कंप्रेशन इसके वजह से आ ही रहा था, अब हम लोग नीचे भी कंप्रेशन लगा रहे हैं। तो नीचे अगर कंप्रेशन लगा रहे हैं तो इसका पूरा का पूरा सेक्शन में क्या हो रहा है, इसके इसके पूरे के पूरे सेक्शन में हम लोग को कंप्रेशन देखने को मिल रहा है, ऊपर भी कंप्रेशन नीचे भी कंप्रेशन। तो ऊपर नीचे पूरा कंप्रेशन यानी कि होल सेक्शन इसका इफेक्टिव हो गया। तो जब पूरा का पूरा सेक्शन इफेक्टिव हो जाएगा, आप खुद सोचिए, इसको फील करिए कि कोई क्रॉस सेक्शन ऐसा है जिसका हाफ पोर्शन ही इफेक्टिव है, तो इसका कोई लंबा, अगर हमको कोई लार्जर स्पान बनाना पड़ेगा, इंडिया में बहुत सारा ब्रिज है, मैं आपको आगे बताऊंगा, जो कि प्री स्ट्रेस के कंसेप्ट पे बना हुआ है। तो अगर कोई लंबा स्पान का ब्रिज बनाना होगा तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका जो डेप्थ है तो हमको बहुत बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एरिया तो इफेक्टिव आधा ही है। लेकिन अगर इसका हमको लंबा स्पेन बनाना पड़ेगा तो इतना ही में काफ़ी काम चल जाएगा, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे दोनों कंप्रेशन का इफेक्टिव एरिया है। तो अगर दोनों तरफ इफेक्टिव है, इसका मतलब इसमें हम लोग क्रॉस सेक्शन का डायमेंशन कम रख सकते हैं, यहाँ पे डायमेंशन हम लोग को ज़्यादा रखना पड़ेगा। आया बात समझ में? तो ये सब कॉन्सेप्ट होता है कि हम लोग प्री स्ट्रेस का यूज क्यों करते हैं। ठीक है, ये लेक्चर सिर्फ इंट्रोडक्टरी का था, सिर्फ इंट्रोडक्शन था। आपको जितना समझ में आया क्लियर है, आप इसको नोट नहीं करें, हम आपको नोट करने के लिए सेकेंड लेक्चर में आएंगे और उसमें कुछ और एक्स्ट्रा जो है आपको बताया जाएगा। ठीक है, क्योंकि 12 से 13 मिनट का वीडियो बनाना है, उससे ज़्यादा का नहीं। ठीक है, ऑनलाइन में एकदम 12 से 13 मिनट का एक लेक्चर देखिए और खुश हो जाइए कॉन्सेप्ट पढ़ के। ठीक है, ज़्यादा 4 घंटा बैठ के नहीं पढ़ना है, एकदम 12 से 13 मिनट में हार्डली 15 मिनट जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। और मैं आपको जो है इस तरह से प्रोवाइड करते चला जाऊँगा, प्री स्ट्रेस पहले पढ़ाऊँगा और गेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी हमारे पास सामने गेट है तो गेट के अकॉर्डिंग पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा और कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए ठीक है, थैंक यू।